ठीक है यार, सो इन दिस वी विल बी लर्निंग अबाउट राउंड रॉबिन प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में बात करते हैं कि जो राउंड रॉबिन प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है ये किस मोड पे वर्क करती है, मतलब फ्रॉम द बेसिक्स। ठीक है, लेट्स बिल्ड इट अप। ठीक है, तो टाइप ऑफ एल्गोरिथम इट इज प्रीएम्प्टिव। एक्चुअली ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का वेरिएशन है। ठीक है, इन अ प्रीएम्प्टिव मोड। जैसे हमने प्रायोरिटी क्यू पढ़ा, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पढ़ा था प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में, वैसे ही राउंड रॉबिन इज प्रीएम्प्टिव प्रीएम्प्टिव इन नेचर फॉर एफसीएफएस। राउंड रॉबिन एक्चुअली में कहता क्या है, मतलब एल्गोरिथम है क्या? एल्गोरिथम बहुत सिंपल है। एल्गोरिथम ये कहती है कि जो प्रोसेस, जो सीपीयू शेड्यूलिंग टाइम है वो हर एक प्रोसेस को दिया जाता है जो भी रेडी स्टेट में होता है, बट एक पर्टिकुलर टाइम फॉर्मेट के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम स्लाइस। Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Naros.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Naros.io. Thank you. के लिए मतलब कि जैसे लेट सपोज हमारे पास तीन अलग अलग प्रोसेसेस हैं। ठीक है, ए बी सी, लेट सपोज तीन प्रोसेसेस हैं जो अभी रेडी क्यू में पड़े हुए हैं, और इनको राउंड रॉबिन कैसे हैंडल करता है कि पहले वो 2 सेकंड, मतलब लेट सपोज हमने टाइम क्वांटम सेट किया है 2 मिलीसेकंड्स का, तो 2 मिलीसेकंड्स पहले वो ए को एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंटेक्स्ट स्विच करके बी पे जाएगा, 2 मिलीसेकंड्स वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर 2 मिलीसेकंड्स इसको एग्जीक्यूट करेगा, एंड देन दोबारा। ये राउंड रॉबिन फैशन में मूव करता रहता है। ठीक है, जो एल्गोरिथम का टारगेट है, राउंड रॉबिन जो एल्गोरिथम है उसका टारगेट ये है कि हर एक प्रोसेस को ज्यादा वेट ना करना पड़े, किसी भी प्रोसेस को ज्यादा वेट ना करना पड़े। ठीक है, और सबके पास इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस हो। जो सीपीयू शेड्यूलिंग होती है इसके अंदर वो काफी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, अगर मैं इस एल्गोरिथम को किसी एनालॉजी से समझाऊं, तो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि मेरे पास ना जो प्रोसेसेस हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं हमारे पास, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5, और ये पांचों प्रोसेस ना इक्वली इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है। ठीक है, तो अब ना जैसे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो करता क्या है, वो सीपीयू को बोलता है कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, बढ़ाने का मतलब कि सबको जल्दी से जल्दी रिस्पांस मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे के सारे प्रोसेसेस को एक साथ पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन करने के बाद आउटपुट मिले। हो सकता है कि वो कुछ पॉजिटिव रिस्पांस उनको दिखना स्टार्ट हो जाए, मतलब कुछ एग्जीक्यूशन उनको दिखनी स्टार्ट हो जाए। तो एसटीएस, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, क्या करता है, वो ना एक एक करके प्रोसेस को एडमिन के पास भेजता है। एडमिन मतलब कि सीपीयू। ठीक है, वो एक एक करके भेजता है और कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए भेजता है। दैट इज कॉल्ड टाइम क्वांटम। ठीक है, तो जो टाइम क्वांटम है बेसिकली इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ कि द मिनिमम टाइम या फिर द टाइम अलॉटेड टू ईच प्रोसेस बिफोर कंटेक्स्ट स्विचिंग। हर एक प्रोसेस को जो टाइम अलॉट करते हैं हम सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर कंटेक्स्ट स्विच होने से पहले, मतलब कि चाहे प्रोसेस 1 जितना मर्जी बड़ा हो, पर वो किसी पर्टिकुलर टाइम क्वांटम जितना ही, मतलब टाइम स्लाइस जितना ही एग्जीक्यूट होगा। लेट्स सपोज हमने टाइम क्वांटम सेट किया 3 सेकंड्स, 3 मिलीसेकंड्स। ठीक है, तो जो प्रोसेस 1 है वो 3 मिलीसेकंड्स अपना मतलब सीपीयू में जाके एग्जीक्यूट होगा, और फिर सीपीयू कंटेक्स्ट स्विच कर जाएगा प्रोसेस 2 के पास। प्रोसेस 2 फिर 3 मिलीसेकंड्स के बाद एग्जीक्यूट होगा और फिर कंटेक्स्ट स्विच कर जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस के बाद। और ये वाली साइकिल चलती रहेगी जब तक आपके सारे के सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाते। ये
तब किया जाता है। जैसे लेट सपोज आप कोई एडमिन है, वो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहता, उसको हर एक बंदे को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, तो वो ऐसा ना करके कि पहले प्रोसेस 1 पूरा पूरा खत्म कर ले, फिर प्रोसेस 2 को बाकियों को वेट करना पड़ेगा। किसी को वेट ना करवाते हुए, मतलब कम से कम वेट करवाते हुए वो काम करता है, ताकि सबकी बारी आती रहे और सारे के सारे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व भी होते रहे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक जिस्ट था। ठीक है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है जब तक हम इसे पूरा का पूरा एक बार ट्राई रन नहीं कर लेंगे, पूरा का पूरा एक बार इसका एग्जीक्यूट करके नहीं देख लेंगे, आपके माइंड में क्लियर नहीं होगी इसकी पिक्चर। ठीक है, बट वंस एग्जीक्यूटेड पिक्चर विल गेट मच बेटर कि राउंड रॉबिन एक्चुअली में क्या कह रहा है। ठीक है, तो राउंड रॉबिन समझाने के लिए ना मैं ये बोलता हूँ कि हमारे पास प्रोसेसेस हैं, अराइवल टाइम है, बर्स्ट टाइम है। ठीक है, राउंड रॉबिन की सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो ना अराइवल टाइम के हिसाब से काम करता है, क्योंकि जैसे कि मैंने क्या बोला, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की प्रीएम्प्टिव नेचर है। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट था या फिर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट था, वो सारे के सारे बर्स्ट टाइम पे डिपेंड करते थे, विच इज नॉट इजी टू प्रिडिक्ट। मतलब वो अभी तक हो ही नहीं पाता, उसे प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाते, तो वो एल्गोरिथम लिखी मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। और जो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम है वो इजीली इम्प्लीमेंट हो जाती है। एक बार देखते हैं कैसे। समझाने के लिए राउंड रॉबिन वर्क कैसे करता है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ अपना टाइमलाइन, दैट इज टाइमलाइन चार्ट एक बार बना लेते हैं। और राउंड रॉबिन में ना एक चीज और होती है कि एक सर्कुलर क्यू और बनती है। अभी सर्कुलर क्यू का मतलब समझ आ जाएगा। एक सर्कुलर क्यू और बनती है जो ये बताती है कि प्रोसेस जो है वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, और लेट अस बिगिन। एक बार देखते हैं कैसे काम होगा। जैसे हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस आया, प्रोसेस 0। अच्छा, एक चीज और, जैसे मैंने बोला कि हमें टाइम स्लाइस डिसाइड करनी होती है। आपकी जो टाइम स्लाइस होती है, दैट इज जो टाइम क्वांटम होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ये। जैसे लेट सपोज मैंने जो टाइम क्वांटम सेट किया इज लेट सपोज 3 मिली सेकेंड्स, मतलब कि वो हर एक प्रोसेस को मैक्सिमम 3 सेकंड देगा और फिर स्विच कर जाएगा, दूसरे को टाइम देने लग जाएगा। जैसे प्रोसेस 0 है, इनिशियली सिर्फ प्रोसेस 0 है कि वो 0 टाइम पे अराइव कर रहा है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस 0 है, ये है आपकी एक्चुअली में जब की एग्जीक्यूशन किस ऑर्डर में होगी वो बताती है आपकी ये सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू क्या क्यों कह रहा हूं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। हम बेसिकली करेंगे क्या, जैसे प्रोसेस 0 है, आप इसे निकालोगे, ये आपकी सर्कुलर क्यू है, और ये चीज बोलोगे कि इसको आप रनिंग स्टेट में लेके जा रहे हो। आप प्रोसेस 0 को रेडी स्टेट में आपको दिखा, आप उसको रनिंग स्टेट में लेके जा रहे हो, तो जो प्रोसेस 0 है वो कितना टाइम एग्जीक्यूट होगा, 0 है, उसका जो टाइम क्वांटम है और जो बर्स्ट टाइम है, मतलब बर्स्ट टाइम कह रहा है कि मुझे 10 सेकंड काम करना है, पर टाइम क्वांटम बोल रहा है कि मेरे को सिर्फ 3 सेकंड अलाउ कर सकता हूँ मैक्सिमम, तो वो पहले 3 सेकंड वर्क कर जाता है। ठीक है, 10 माइनस 3 इज 7 सेकेंड्स अभी और काम करना बाकी है। ठीक है, अब पता है हम क्या करते हैं, हम ये चीज चेक करते हैं कि जो जितना टाइम अभी हमारा बीत चुका है, मतलब 3 सेकंड के अंदर, पहले 3 सेकंड के अंदर कहीं हमारा कोई और प्रोसेस तो अराइव नहीं कर रहा। नहीं, जो हमारे बाद के प्रोसेस हैं वो 4 के बाद से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी जो हमारा प्रोसेस है ना P0, उसको एज इट इज रख दो। ठीक है, अब देखो आगे होगा क्या। अभी इस केस में कोई नया प्रोसेस अराइव हुआ ही नहीं 3 सेकंड तक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोबारा से हमें क्यू में कौन मिला, प्रोसेस 0। प्रोसेस 0 का अराइवल टाइम 7 है, मतलब अभी एग्जीक्यूशन हो सकती है, तो इसकी 3 सेकंड, दैट इज जितना हमारा टाइम क्वांटम में अलाउ करता है, उतना ही टाइम में दोबारा से ये वाला स्लॉट भी किसको देता हूँ, प्रोसेस 0 को, 6। अब प्रोसेस 0 को दोबारा क्यू के अंदर रखने से पहले एक बार के लिए ये देखो कि 6 मिली सेकेंड्स तक कौन कौन से प्रोसेसेस अराइव हो चुके हैं। प्रोसेस 1 भी अराइव हो गया, प्रोसेस 2 भी अराइव हो गया, तो पहले लिखो प्रोसेस 1, फिर लिखो प्रोसेस 2, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड ऑर्डर में। अब जो प्रोसेस 0 है उसको रखो यहाँ पे, मतलब कि देखो ना, प्रोसेस 0 एग्जीक्यूट हो गया, इसकी वजह से 2 लोग उतने टाइम में और अराइव कर गए, आपने उनको भी रख लिया क्यू के अंदर। ठीक है, अब प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, उसके बाद फिर प्रोसेस 0 की बारी आएगी। एक चीज और, जो प्रोसेस 0 है वो 3 सेकंड और एग्जीक्यूट हो चुका है, तो ये हो गया 4। अगली बार देखो किसको एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोसेस 1 को,
प्रोसेस 1 के पास कितना बर्स्ट टाइम है 3, तो प्रोसेस 1 यहाँ पे 3 सेकंड अगर ये वर्क करता है तो 6 + 3 9 होता है। और सोचने वाली बात ये है कि अगर 3 सेकंड हमने प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट कर लिया ना, तो प्रोसेस 1 का बर्स्ट टाइम कितना रह जाएगा 0। इसका मतलब प्रोसेस 1 तो फिनिश हो गया। अब हम चेक करते हैं 9 मिली सेकेंड्स तक, 9 मिली सेकेंड्स तक क्या कोई और प्रोसेस अराइव हो चुका है क्यू के अंदर, मतलब अराइव हो रहा है। उसने बोला हाँ, एक प्रोसेस 3 और अराइव हो रहा है। 1 तो हमारा कंपटीशन से हट चुका है क्योंकि इसकी तो एग्जीक्यूशन क्या हो गई कंप्लीट। प्रोसेस 3 और अराइव हो रहा है, तो प्रोसेस 3 की एंट्री और कर लो, ठीक है। अब क्यू में से कौन निकलेगा प्रोसेस 2। जो भी प्रोसेस है अगर वो उसका बर्स्ट टाइम क्वांटम से बड़ा है तब तो उसे पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करो। जैसे कि देखो ये 5 सेकंड्स चाहता है सीपीयू में और वो बोल रहा है कि आपको मैं 3 सेकंड्स अलाउ करूंगा। तो अगर मैंने 3 सेकंड प्रोसेस 2 को दिए तो कितने हो जाएंगे 9 + 2 सॉरी 9 + 3 12, ठीक है। 3 सेकंड प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट हो गया। अभी भी प्रोसेस 2 बचा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उससे पहले कंटेक्स्ट स्विच हो गया। अब देखो सोचने वाली बात यह है कि प्रोसेस 2 12 पे, जैसे 12 सेकंड्स आपके टाइम स्पेंड हो चुका है, उस टाइम पे कोई नया प्रोसेस नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे प्रोसेस 2 को ही वापस हम अपने सर्कुलर क्यू में रखवा लेते हैं। प्रोसेस 0 अब बाहर निकलता है। प्रोसेस 0 टाइम क्वांटम मतलब बर्स्ट टाइम कितना है 4, बर्स्ट टाइम है 4, तो 3 सेकंड और एग्जीक्यूट किया जा सकता है। 12 + 3 15 होता है। 3 सेकंड अगर और एग्जीक्यूट हो गया तो 1 सेकंड रह गया इसको और एग्जीक्यूट करना। प्रोसेस कोई नया प्रोसेस तो अराइव हो नहीं रहा, प्रोसेस 0 को हम अपने क्यू में दोबारा डाल देते हैं क्योंकि हमें इसकी एग्जीक्यूशन अभी और करनी है। मतलब हर एक प्रोसेस को ना सिर्फ और सिर्फ 3-3 सेकंड्स के चंक्स ही मिलते हैं। और जैसे यहां देखो प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 3 निकलता है, प्रोसेस 3 के 7 सेकंड्स यहाँ पे प्रोसेस 3 अब एग्जीक्यूट होगा। 15 + 3 टाइम क्वांटम मैक्सिमम कितना टाइम मिल सकता है आपको 3 सेकंड ही मिल सकते हैं, तो 15 + 3 इज 18। 3 सेकंड एग्जीक्यूट हो गया तो 4 अभी बचा हुआ है। P3 कोई नया प्रोसेस अराइव नहीं हो रहा तो हमने P3 को वापस रखवा दिया। अब प्रोसेस 2 फिर एग्जीक्यूट होता है। प्रोसेस 2 अगर एग्जीक्यूट होगा तो देखो अब ना देखो अब इसमें हो क्या रहा है, आपको 3 सेकंड मिले हैं, जरूरी नहीं है कि आपको 3 सेकंड बैठना ही बैठना है, क्योंकि अगर हमने इस तरीके से काम किया तो सीपीयू को क्या है 1 सेकंड आइडल बैठना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस 2 तो क्या कह रहा है मेरे को सिर्फ 2 सेकंड और एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। तो 2 सेकंड और एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, तो 18 + 2 20 ले दे के बात ये है कि जो आपका टाइम क्वांटम है ना वो बोलता है कि मैक्सिमम आप कितना काम कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम कितना टाइम दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे अब प्रोसेस 2 पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया, दोबारा से इसको क्यू में नहीं रख पाएंगे क्योंकि इसके एग्जीक्यूशन की नीड ही नहीं है। अब क्यू में से कौन निकलेगा प्रोसेस 0। प्रोसेस 0 1 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट होगा 21। प्रोसेस 0 को भी वापस हम क्यू में नहीं रख पाएंगे क्योंकि अब कुछ करने को बचा ही नहीं। अब देखो क्यू में अगर एक ही एलिमेंट है तो अभी इसको टाइम क्वांटम के हिसाब से स्लाइसेस मिलते हैं। जैसे प्रोसेस 3 है वो पहले एक स्लॉट लेगा, अब इसमें वैसे कंटेक्स्ट स्विचिंग तो होगी नहीं क्योंकि आपके पास और कोई एलिमेंट है ही नहीं प्रायोरिटी क्यू के अंदर, ठीक है। बट स्टिल एक प्रॉपर फॉर्मल तरीके से देखें तो 21 + 3 24, 1 सेकंड रह गया, दोबारा से क्यू के अंदर प्रोसेस 3 जाता है, प्रोसेस 3 निकलेगा और 25 सेकंड्स में प्रोसेस 3 फिनिश। दोबारा डालेंगे नहीं क्यू के अंदर क्योंकि सारे के सारे प्रोसेसेस क्या हो गए मतलब पूरे के पूरे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। इससे होता क्या है आपकी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है, नथिंग मोर, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर बात करूं, लेट सपोज अगर मैं सेम एग्जाम एक बार मैं इसका पूरा पूरा कैलकुलेशन करते हैं फिर इसको एक और टाइम क्वांटम से करके देखेंगे। इट इज क्वाइट इजी, बस आपको थोड़ा सा एक बार इसकी हैबिट बनानी है, मतलब एक बार क्वेश्चन तुम खुद लिख के देख लोगे ना तो इट विल बी मच बेटर, आपको क्लियर ढंग से हो जाएगा। अच्छा अगर इसका हम जैसे अब मेरे पास आईडी है और मैं इसका वेटिंग टाइम
कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम निकालना चाहता हूँ, तो उसमें आपको काफी ज्यादा फर्क दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आईडी रखते हैं, ये आपका कंप्लीशन टाइम, ये आपका टर्न अराउंड टाइम, ये आपका वेटिंग टाइम। ओके, तो जैसे आईडी हमारे पास क्या है, 0 0, सॉरी हर जगह 0 थोड़ा आएगा, 0 1 2 3। और जैसे यहाँ देखो कंप्लीशन टाइम, कंप्लीट कब कब हो रहा है, जैसे प्रोसेस जीरो कंप्लीट हो रहा है 21 पे। प्रोसेस 1 कब कंप्लीट हो रहा है, प्रोसेस वन तो आई थिंक बहुत जल्दी हो गया था, हाँ प्रोसेस 1 तो 9 पे ही कंप्लीट हो गया था। प्रोसेस 2 कब कंप्लीट हो रहा है, प्रोसेस 2 कंप्लीट हो रहा है 12 पे। ठीक है, नहीं प्रोसेस 2 12 पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, प्रोसेस 2 कंप्लीट हो रहा है 20 पे, क्योंकि आगे को टाइम क्वांटम की वजह से आगे चला गया वो। प्रोसेस 3 कब कंप्लीट हो रहा है, 25 पे। ठीक है, अगर हम 20 टर्न अराउंड टाइम की बात करें, तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कितना टाइम वो सिस्टम में था, 21 माइनस 0, 9 माइनस 4, 20 माइनस 5, 25 माइनस 9, तो दैट विल कम आउट टू बी 16। वेटिंग टाइम देखे कितने टाइम वो सिस्टम में था और उसे एक्चुअली में कितना काम करना था, 21 माइनस 10, क्योंकि एक्चुअल बर्स्ट टाइम कितना था 10, 21 माइनस 10 11 टाइम, 11 सेकेंड्स वेट करना पड़ा। 5 माइनस 3 2, 15 माइनस 5 10, और फिर 16 माइनस 7 इज 9। ठीक है, एक बार के लिए यही सेम एग्जांपल टाइम क्वांटम 2 सेकंड्स के लिए चलाकर देख लेते हैं, एंड उससे फिर आपको काफी ज्यादा आइडिया लग जाएगा, बिल्कुल ढंग से क्लैरिटी हो जाएगी। एक बार मैं स्पीडीली एग्जांपल बिल्ड कर लूं। ठीक है, तो हमारे पास आईडी है, अराइवल टाइम है एंड वेटिंग टाइम है ना, सॉरी बर्स्ट टाइम है। तो वी हैव, पर है हमारे पास आईडी, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं 0 1 2 3 0 4 5 9 10 3 5 एंड 7। ऑल राइट, अब एक बार इसे लेकर चलते हैं पेज पर। ठीक है, एक बार इसके लिए अब टाइम क्वांटम 2 के लिए चलाकर देख लेते हैं, आपको और आइडिया लग जाएगा। ठीक है, टाइम क्वांटम 2 के लिए चलाकर देख लेते हैं। ये रही आपकी पूरी पूरी सीपीयू टाइम की लाइन, और ये रहा आपका सर्कुलर क्यू, जिस क्यू को देख के हम काम करेंगे। ठीक है, अभी हम 0 मिली सेकेंड्स पे हैं, और जैसे 0 मिली सेकेंड्स पे कौन अराइव कर रहा है, सिर्फ प्रोसेस 0। अच्छा, प्रोसेस 0 जब आया तो उसके पास कितना टाइम था एक्चुअली में, उसे 10 सेकेंड्स स्पेंड करने हैं सीपीयू में। टाइम क्वांटम कितना है 2, तो टाइम क्वांटम क्या कह रहा है, आपको सिर्फ मैं 2 सेकंड दे सकता हूँ, मैक्सिमम 2 मिली सेकेंड्स। तो प्रोसेस 0 आएगा 2 मिली सेकेंड्स के लिए। ठीक है, और 8 हम ना इतने में देखेंगे क्या 2 मिली सेकेंड तक कोई नया प्रोसेस अराइव कर रहा है, जैसे प्रोसेस 0 तो निकल गया था, कोई और एलिमेंट क्या अराइव कर रहा है, कोई और प्रोसेस अराइव कर ही नहीं रहा, अभी सिर्फ एक ही प्रोसेस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से प्रोसेस 0 को रखवा लेते हैं। क्यों रखवा लेते हैं, बिकॉज अभी मेरे को और एग्जीक्यूशन करनी है इसकी, अगर मुझे इसकी और एग्जीक्यूशन ना करनी होती तो यहीं पे हम और दोबारा नहीं डलवाते प्रोसेस 0 को। अब हमारे पास फिर से क्या है, क्यू के अंदर प्रोसेस 0 है, प्रोसेस 0 निकलेगा, बर्स्ट टाइम इसका 8 है, 0 से बड़ा है, तो दोबारा से प्रोसेस 0 को एग्जीक्यूट करेंगे 2 सेकंड के लिए। अब हम चेक करते हैं क्या मेरे पास 4 मिली सेकेंड तक कोई नया प्रोसेस अराइव कर रहा है, उसने बोला हाँ। देखो पहले हम नए प्रोसेस को क्यू के अंदर ऐड करते हैं, फिर देखेंगे आगे। जैसे नया प्रोसेस कौन है, प्रोसेस 1। अब और कोई नया प्रोसेस तो है नहीं, चेक करते हैं क्या प्रोसेस 0 पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया, उसने बोला नहीं, अभी 2 सेकंड और एग्जीक्यूट हुआ है, तो भी 6 सेकंड्स एग्जीक्यूट होना बाकी है। दोबारा से क्या करते हैं, प्रोसेस 0 को हम क्यू में रखवा लेते हैं। अब क्यू में से कौन निकलेगा, प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट होता है कितने सेकंड्स के लिए, 2 सेकंड्स के लिए। अगर 2 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट हुआ तो 1 सेकंड के लिए फिर भी रह जाएगा बाद में एग्जीक्यूट होना। क्या 6, देखो ध्यान से सुनना, प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो गया मतलब 2 सेकंड के लिए। अब हम चेक करेंगे कि क्या अब तक
अभी तक क्या कोई नया प्रोसेस अराइव किया है? पहले हमने किसी नए प्रोसेस के लिए चेक किया, उसने बोला हाँ एक नया प्रोसेस अराइव कर रहा है, प्रोसेस 2। फिर हम ये चीज चेक करते हैं क्या हमारे प्रोसेस को जो भी हम एग्जीक्यूट कर रहे थे उसको दोबारा क्यू में रखने की जरूरत है। तो पहली चीज हमने क्या चेक करी कि कोई नया प्रोसेस आ रहा है नहीं आ रहा। तो पहले चेक फॉर अ न्यू प्रोसेस, ये ना आपको क्लियर होना चाहिए। पहली चीज हम चेक कर रहे हैं फॉर अ न्यू प्रोसेस, कोई नया प्रोसेस आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आपको अपने आप से ये पूछना है कि डू करंट, ऐसा डू नहीं, डज राइटिंग, डज करंट प्रोसेस needs to be inserted in queue, क्या मुझे वापस को क्यू में डालना नहीं डालना? क्योंकि ये क्यू डिसाइड करती है कि आपको और आगे काम करना है नहीं करना। जैसे प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 के पास अभी और एग्जीक्यूशन बची हुई है, तो वापस हम इसे डलवाएंगे क्योंकि इसको भी और आगे काम करना है। ठीक है, जैसे आगे देखो, अब कौन एग्जीक्यूट होगा? प्रोसेस 0। कितने टाइम के लिए? 2 सेकंड, 2 मिली सेकंड के लिए। अगर 2 मिली सेकंड के लिए हमने प्रोसेस 0 को एग्जीक्यूट किया तो क्या हो गया? 6 + 2 8। क्या 8 मिली सेकंड तक कोई और नया प्रोसेस अराइव कर रहा है? नहीं। पहले पहला क्वेश्चन ये, क्या कोई नया प्रोसेस आ रहा है? नहीं, कोई नया प्रोसेस अराइव नहीं कर रहा। फिर दूसरी चीज चेक करो, क्या मेरे को दोबारा प्रोसेस 0 को आगे एग्जीक्यूशन की जरूरत है? उसने बोला हाँ। अगर उसको आगे एग्जीक्यूशन की जरूरत है तो वापस से क्यू के अंदर किसे रखवा दो? प्रोसेस 0 को। अब क्यू में से कौन निकलेगा? प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट होगा कितने सेकंड्स के लिए? 2 सेकंड्स के लिए। तो कितने रह जाएंगे? 3 सेकंड और रह जाएंगे। चेक करते हैं क्या कोई नया प्रोसेस अराइव कर रहा है 10 मिली सेकंड तक? उसने बोला हाँ। कौन है वो? प्रोसेस 3। रखवा लो इसे क्यू के अंदर। ठीक है, अब आपने नए प्रोसेस को तो रखवा लिया, अपने आप को चेक करो क्या प्रोसेस 2 को आगे एग्जीक्यूशन की जरूरत है? उसने बोला हाँ। तो वापस प्रोसेस 2 को भी हमने क्यू में रखवा लिया। अब प्रोसेस 1 निकलता है, उसको एक्चुअली में सिर्फ 1 सेकंड की ही जरूरत है, तो वो 1 सेकंड जितना काम करेगा और उसकी एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगी? खत्म। प्रोसेस 1 की एग्जीक्यूशन खत्म हो गई। क्वेश्चन पूछो, क्या कोई नया प्रोसेस अराइव कर रहा है? कोई नया प्रोसेस अराइव कर ही नहीं सकता क्योंकि सारे प्रोसेस तो पहले से ही क्यू के अंदर आ चुके हैं और हमारी खुद की एग्जीक्यूशन की भी जरूरत नहीं है अब। तो अपने आप को प्रोसेस 1 अपने आप को क्यू में नहीं रखवाएगा। आगे देखो, अब क्यू में से कौन निकलेगा? प्रोसेस 0। कितने टाइम के लिए इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम? 2 सेकंड के लिए। प्रोसेस 0 एग्जीक्यूट होता है। 11 + 2 कितना हो गया? 13। क्या हमें, जैसे अब 2 सेकंड कोई नया प्रोसेस अराइव नहीं हो रहा और प्रोसेस 0 को आगे एग्जीक्यूशन की जरूरत है 2 सेकंड और, तो हम प्रोसेस 0 को यहाँ पे रखवा देते हैं। अब क्यू में से कौन निकलता है? प्रोसेस 3। प्रोसेस 3 के पास उसको टाइम कितना चाहिए? 7 मिली सेकेंड टोटल टाइम चाहिए। टाइम कितना मिलेगा? सिर्फ 2 मिली सेकेंड। तो प्रोसेस 3 को अब हम एग्जीक्यूशन में भेजते हैं। कितना टाइम रह गया प्रोसेस 3 के पास एग्जीक्यूट होना? उसको भी 5 सेकेंड्स और एग्जीक्यूट होना है, 5 मिली सेकेंड्स। प्रोसेस 3 को दोबारा एग्जीक्यूट होना है तो क्यू में रखवा लो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्योंकि हमने टाइम क्वांटम थोड़ा सा काफी छोटा सा लिया है। ठीक है, तो नो वरीज, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ताकि आपको ढंग से क्लियरली समझ आ जाए। वंस इट इज क्लियर, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत रहेगी नहीं। क्यू में से कौन बाहर निकलेगा? प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। अगर 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ तो मतलब कि 1 सेकंड के लिए फिर भी रह जाएगा। कोई नया प्रोसेस अराइव कर नहीं सकता और खुद को अभी एग्जीक्यूशन की जरूरत है, तो प्रोसेस 2 को वापस रखवा लिया। अब क्यू में से कौन निकलेगा? प्रोसेस 0। प्रोसेस 0 निकला 2 मिली सेकेंड्स के लिए, पूरा पूरा एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। इसका मतलब कि प्रोसेस 0 को तो दोबारा क्यू में रखने की जरूरत है नहीं।
कोई नया प्रोसेस अराइव हो नहीं रहा, तो प्रोसेस 0 भी अब क्यू में नहीं आएगा। अब क्यू में कौन रह गया, 2 और 3। पहले 3 एग्जीक्यूट होता है, प्रोसेस 3 2 सेकंड के लिए, तो मतलब 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ तो 3 सेकंड और भी रह गए ना, 21। ठीक है, प्रोसेस 3 को अभी आगे और भी एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोसेस 3 को रखवा लिया। अब क्यू में देखो प्रोसेस 2 निकलता है, उसको सिर्फ 1 मिली सेकेंड की जरूरत है, तो सिर्फ 1 मिली सेकेंड के लिए प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट होता है और उसकी एग्जीक्यूशन फिनिश। दोबारा रखवाने के, दोबारा प्रोसेस 2 को रखवाएंगे ही नहीं हम। अब देखो प्रोसेस 3 निकल रहा है, 3 सेकेंड्स, 2 टाइम क्वांटम, प्रोसेस 3, और कोई नया प्रोसेस आने के लिए है ही नहीं, दोबारा से प्रोसेस 3 जाएगा और जैसे 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो गया, आखिरी में जो 1 सेकंड रह जाएगा, सॉरी 1 सेकंड रह जाएगा, उसको फिर से हम प्रोसेस 3 में एग्जीक्यूट करने के लिए भेजेंगे और 25 सेकंड्स में आपका पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। प्रोसेसेस वही, टाइम क्वांटम चेंज हो जाने से आपकी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बदल गया, कंटेक्स्ट स्विचिंग ज्यादा हुई। आप नोटिस करो, पहले हमारा टाइम क्वांटम क्या था, ज्यादा था, तो कंटेक्स्ट स्विचिंग कम होती थी, मतलब कि एक प्रोसेस पॉज फिर कंटिन्यू कम होता था। इसमें उसी सेम सिनेरियो के लिए आगे हमें ज्यादा बार कंटेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ गई, ओवरहेड बढ़ गया। ठीक है, बाकी कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेट टाइम, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है, सो इट इज नॉट दैट मच ऑफ अ हैसल आई थिंक। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स अवर राउंड रॉबिन। अच्छा, इसके अंदर अभी कंप्लीट नहीं, इसमें 1-2 चीजें और रह गई। ठीक है, हमें वो चीज पढ़नी चाहिए। हमने ये तो पढ़ लिया कि राउंड रॉबिन एक्चुअली है क्या, एग्जीक्यूशन कैसे करता है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर मैं राउंड रॉबिन का मेजर एडवांटेज बोलूं तो मेजर एडवांटेज ये है कि इसके अंदर ना नो कॉन्वॉय इफेक्ट और स्टार्वेशन दोनों ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कोई बड़ा प्रोसेस आगे आके आपको ज्यादा देर वेट नहीं करवा सकता। एक्चुअली में वो भी आपका टाइम क्वांटम पे कुछ डिपेंड कर जाता है। अगर आप इसे बहुत ढंग से यूज करो तो जो ये एल्गोरिथम है, ये कॉन्वॉय इफेक्ट और स्टार्वेशन को बचाने के लिए है, बट विद द कंडीशन कि आपका टाइम क्वांटम करेक्ट होना चाहिए। अगर आपने टाइम क्वांटम गलत ले लिया तो फिर आगे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो इसका मेजर डिसएडवांटेज में आ जाता है। बट एडवांटेज अभी यही है कि ये कॉन्वॉय इफेक्ट और स्टार्वेशन को रोकने के लिए यूज करी जाती है। ठीक है, दूसरा एडवांटेज ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सीपीयू टाइम, ऐसा नहीं होगा कि जो प्रोसेस पहले आया है उसको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा या सिर्फ वही एग्जीक्यूट होता रहेगा, टाइम आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तीसरा प्लस पॉइंट इसके अंदर ये है कि नो कॉन्वॉय इफेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सीपीयू टाइम बराबर है। तीसरा एडवांटेज इसमें ये है कि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम मींस जो आपकी इंटरमीडिएट आउटपुट है, जैसे कि पूरी की पूरी कंप्लीट आउटपुट तो तब आएगी जब आपका पूरा का पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर जो ये प्रोसेसेस बीच बीच में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कुछ कुछ पार्ट के लिए एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो वो कुछ चीज सॉल्व हो गई ना, आपके पास कुछ रिस्पॉन्स आ गया कि हाँ यार इतना पार्ट सॉल्व हो गया, ये यहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया, तो ये रिस्पॉन्स टाइम आपका बेटर हो जाता है। ठीक है, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन टाइम क्वांटम। अगर आपने टाइम क्वांटम बहुत कम ले लिया, जैसे इस अभी हमने देखा टाइम क्वांटम अगर हमने सिर्फ 1 मिली सेकेंड कम किया था, कंटेक्स्ट स्विचिंग बढ़ गई। ठीक है, टाइम क्वांटम हमने ज्यादा ले लिया, कंटेक्स्ट स्विचिंग कम हुई। तो आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि टाइम क्वांटम ना ही बहुत ज्यादा हो ना ही बहुत कम हो। अगर टाइम क्वांटम बहुत कम हुआ तो क्या होगा, कंटेक्स्ट स्विचिंग ज्यादा हो जाएगी। अगर टाइम क्वांटम बहुत ज्यादा हुआ तो फिर आपका कॉन्वॉय इफेक्ट आपको दिख सकता है, क्योंकि फिर एक प्रोसेस को ज्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ मेजर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एल्गोरिथम बहुत अच्छी है, प्रीएम्प्टिव नेचर है और मल्टीटास्किंग में काफी बार काफी जगह यूज होती है ये। जब आपके पास एक सीपीयू है और आपको बहुत सारे प्रोसेसेस कर एग्जीक्यूट करने हैं, मल्टीटास्किंग करनी है, तो बहुत ही ज्यादा जगह आपको दिखेगी एल्गोरिथम। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। राउंड रॉबिन आपको ये भी क्लियर है
ठीक है, जस्ट एक कंक्लूजन, आपको क्या चीज क्लियर होनी चाहिए कि क्या राउंड रॉबिन है, ठीक है। दूसरी चीज, राउंड रॉबिन एक्चुअली में कैसे इंप्लीमेंट होती है, मतलब कैसे आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम कर रही है इंटरनली। टाइम स्लाइस का मतलब क्या है, टाइम क्वांटम का मतलब क्या है, मतलब दोनों सेम ही चीजें वैसे तो। टाइम क्वांटम का मतलब क्या है। लास्ट, आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्लियर होने चाहिए। टाइम क्वांटम कैन मेक अ राइट टाइम क्वांटम कैन मेक दिस एल्गोरिथम और डिस्ट्रॉय दिस एल्गोरिथम, और पूरी पूरी एल्गोरिथम को खराब भी कर सकती है टाइम क्वांटम, ठीक है। सो बाय दिस आई स्टॉप हियर, राउंड रॉबिन इज कंप्लीटेड, ठीक है, एंड लेट अस मीट इन द फर्दर concepts. Thank you.